हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी ब्रेन्स एजुकेशन। इंडियन पॉलिटी बाय एम लक्ष्मीकांत की सीरीज़ की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। चैप्टर 3 हम कर रहे थे जिसका नाम है साइलेंट फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और ये आज इसका आखिरी पार्ट है जिसमें हम क्रिटिसिज्म ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ेंगे। इससे पहले हमने फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटीज़, अ सेक्युलर स्टेट, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज और सिंगल सिटीजनशिप, ये सब चीज़ें हमने जानी थी। आज जो हमारा टॉपिक है वो है क्रिटिसिज्म ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब जैसे कि हमारा देश एक डेमोक्रेटिक नेशन है, इसमें हर किसी को राइट है किसी भी चीज़ को क्रिटिसाइज़ करने का, अपने विचार, अपनी बातें सामने रखने का। तो इसी तरीके से जब हमारा संविधान बनाया गया तो कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को ही क्रिटिसाइज़ करा था, कुछ बातें बोली थी उसके बारे में जो उनको नहीं पसंद आई थी। तो आज हम वही चीज़ें डिस्कस करेंगे कि किस किस ने क्या क्या चीज़ें बोली थी। सबसे पहले जो बात बोली गई वो थी कि अ बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कि इस संविधान को इधर उधर से उठाया गया है, और ऐसा था भी। दुनिया भर के संविधान से कुछ कुछ चीज़ें उठा ली गई, जैसे फंडामेंटल राइट्स अमेरिका से उठा लिया, डीपीएसपी आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से उठा लिया। इसी तरीके से अलग अलग देशों से अलग अलग चीज़ें उठाकर उसको कंबाइन करके बनाया गया था। इसी वजह से कुछ लोगों ने इसको बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन बोला, किसी ने बैग ऑफ बोरोइंग बोला कि एक इधर उधर से ली गई चीज़ों का बैग है। होच पोच कॉन्स्टिट्यूशन बोला, मतलब सब चीज़ें उठाई, बीच में रखी और उनकी खिचड़ी बना दी। और किसी ने बोला पैचवर्क ऑफ सेवरल डॉक्यूमेंट्स, मतलब अलग अलग डॉक्यूमेंट्स को कंबाइन करके बनाया गया है। इस तरीके से अलग अलग चीज़ें हमारे संविधान के बारे में बोली जा रही थी। हालांकि अब ये कहीं ठीक भी थी और किसी न किसी तरीके से ये गलत भी थी, क्योंकि कुछ लोग कहते थे इस तरीके से क्रिटिसिज्म करना एक अनफेयर और इलॉजिकल प्रैक्टिस है। अब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो थे वो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, तो इन सब चीज़ों के लिए वो ही जवाबदेही थे, इन सब चीज़ों का जवाब उनको ही देना था लोगों को। तो इस बात के अगेंस्ट में उन्होंने जो बात बोली थी, अपनी बातें रखी थी, वो ये थी कि दुनिया भर में इतने संविधान बने हैं। सबसे पहले जो संविधान बनाया गया था उसके बाद जाने कितने संविधान अलग अलग देश ने बनाए हैं। तो क्या हर किसी ने हर चीज़ एकदम अलग रखी है? ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। सब ने उन्हीं चीज़ों को अपने अपने देश के मुताबिक मॉडिफाइड करके अपने संविधान में लिख दिया है। जैसे कि फंडामेंटल राइट्स है, कितने सारे संविधान में फंडामेंटल राइट्स है, लेकिन सब लोगों ने उसको अपने अपने देश के मुताबिक ड्राफ्ट कर रखा है, उसमें चेंज कर रखे हैं, और जिसके देश में जिस तरीके से वो सेट बैठता है उस तरीके से अब उन्होंने अपने संविधान में उसको ऐड कर रखा है। तो इस वजह से ये सब बातें कहना बिल्कुल गलत है कि ये क्यों इसमें ऐड कर दिया, या फिर एक बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन है, या फिर होच पोच कॉन्स्टिट्यूशन है। इस तरीके की बातें करना बिल्कुल जायज़ नहीं है। अब अगली बातें करते हैं कि अगली चीज़ क्या बोली गई थी। हमारे देश के संविधान को बोला गया कार्बन कॉपी ऑफ 1935 एक्ट। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आया था उसमें से बहुत सी चीज़, तकरीबन 250 आर्टिकल्स, 250 प्रावधान उसमें से उठाकर हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन में लगा दिए गए थे। तो लोगों ने इस चीज़ के बारे में भी बोला, जैसे कि एन श्रीवासन ने बोला अमेंडेड वर्जन ऑफ 1935 एक्ट। उन्होंने बोला कि जो 1935 का एक्ट आया था इन्होंने उसी को अमेंड करके एज इट इज़ बना दिया है, बस हल्का फुल्का उसमें चेंज कर दिया है। किसी ने बोला कॉन्स्टिट्यूशन डिराइव्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, मैनी ऑफ द प्रोविजंस आर कॉपीड ऑलमोस्ट सेम। ये बोला था सर आइवर जॉइनिंग, जो कि एक ब्रिटिश के बहुत बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट थे। उन्होंने इतनी बड़ी बातें बोली थी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एज इट इज़ कॉपीड कर दिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। अब पी.आर. देशमुख थे जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के ही एक सदस्य थे, उन्होंने बोला कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारे इंडिया का वो बिल्कुल सेम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की तरह, बस उसमें एडल्ट फ्रेंचाइज यानी कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज को ऐड कर दिया गया है, जिसमें हर किसी को वोट देने का अधिकार है, वरना हर चीज़ उसमें एज इट इज़ सेम है। इस तरीके से बोला गया था। तो अब इसका जवाब देना था डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को। तो उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला ये सब चीज़ें कहना बिल्कुल भी ठीक नहीं है कि ये बिल्कुल एज इट इज़ कॉपी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का, और इस वजह से मुझको किसी से भी माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है, और मैं इस वजह से किसी भी तरीके का शर्म फील नहीं कर रहा, क्योंकि कोई भी एक पेटेंट राइट को होल्ड नहीं करता। जैसे कि फंडामेंटल राइट्स हैं, जैसे कि डीपीएसपीज़ हैं, जैसे फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, वो हर संविधान में मिल जाएंगी, लेकिन
कोई भी देश ये क्लेम नहीं कर सकता कि इसके ऊपर हमारा ही राइट है, ये सिर्फ हमारा है और कोई भी अपनी तरीके का राइट क्लेम नहीं कर सकता। अब वो कोई भी यूज़ करे भाई, किसी एक के ऊपर किसी एक का उसके ऊपर राइट नहीं है। तो उन्होंने ये बोला कि ये तो हर किसी संविधान में है। अब कोई फंडामेंटल राइट की बात करें तो अगर फंडामेंटल राइट किसी एक देश ने उस चीज़ को बनाया है, सबसे पहले अपने संविधान में ऐड कराया है, इसका मतलब ये थोड़ी नहीं कि बाकी दुनिया के लोगों के फंडामेंटल राइट्स ही नहीं हो सकते। तो वो कहते हैं कि ये सब चीज़ें कहना बेवकूफ़ी है कि हम इस तरीके से हमने उसमें से सब चीज़ें उठाई है, क्योंकि किसी का भी पेटेंट राइट नहीं है फंडामेंटल आइडियाज़ के ऊपर। हाँ, लेकिन वो इस चीज़ के लिए सॉरी बोलते हैं कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है उसमें से हमने बहुत सी एडमिनिस्ट्रेशन के फंक्शन उठाए हैं। मतलब जो किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो सब चीज़ें हमने एज इट इज़ रखी हैं, क्योंकि उस वक्त जो लोग थे एक तो वो अनपढ़ ज़्यादा थे, उनको इतनी नॉलेज नहीं थी, तो किस तरीके से चीज़ें चल रही थी थोड़ी बहुत उनको ज्ञान हुआ था कि अगर हमारे पास ये वाली प्रॉब्लम होती है तो हमको यहाँ जाना है और ये प्रॉब्लम होती है तो हमको यहाँ जाना है। हल्का फुल्का ज्ञान था उनको उस चीज़ का, तो अब वो भी चेंज कर दें तो फिर बाकी होच पोच हो जाना था काफ़ी चीज़ें। तो इस चीज़ का उन्होंने डॉक्टर BR अम्बेडकर ने इस तरीके से अपने आप को डिफेंड करा। देन अगली बात निकल के आती है कि अन इंडियन और एंटी नेशनल। यहाँ पर बोलते हैं, लोग बोलते हैं कि जो हमारा संविधान है वो फ़ॉरेन चीज़ों को ज़्यादा सपोर्ट करता है, मतलब इसमें वेस्टर्न फ्लेवर बहुत ज़्यादा है, इसमें इंडियन फ्लेवर है ही नहीं। सब चीज़ें वेस्टर्न फ्लेवर वाली है, जैसे वेस्टर्न संविधानों में चलता आ रहा है वो सब चीज़ें इसमें ऐड कर रखी हैं। के हनुमंथैया एक सदस्य थे, वो बोलते हैं वी वांटेड द म्यूज़िक ऑफ वीणा और सितार बट वी हैव द म्यूज़िक ऑफ इंग्लिश बैंड। वो बोलते हैं कि हमको वीणा और सितार का म्यूज़िक चाहिए था लेकिन हमको इंग्लिश बैंड पकड़ा दिया गया, हमें इंग्लिश बैंड का म्यूज़िक सुना दिया गया। इस तरीके से वो कंपेयर कर रहे हैं इंडिया और वेस्टर्न कल्चर को कि हमें वीणा और सितार चाहिए थी और लेकिन हमको इंग्लिश बैंड का फ्लेवर दे दिया गया। कोई बोलता है कि स्लेविश इमिटेशन ऑफ वेस्ट मच मोर। कोई कहता है आइडियाज़ ऑफ विच दिस ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन इज़ फ्रेम्ड हैव नो मैनिफेस्ट रिलेशन टू द फंडामेंटल स्पिरिट ऑफ इंडिया। मतलब जिस तरीके से हमारे देश के संविधान को बनाया गया है इसका कोई रिलेशन नहीं है स्पिरिट ऑफ इंडिया। इंडिया की जो स्पिरिट है उससे इसका कोई रिलेशन नहीं है, जस्ट ये वेस्टर्न कल्चर वेस्टर्न ट्रेडिशन के ऊपर डिपेंड करके बना दिया गया है। हालांकि ऐसी चीज़ नहीं थी, क्योंकि आगे जाके जो ये संविधान बनाया था, चाहे ये वेस्टर्न टच इसमें बेशक दिया हो, वेस्टर्न फ्लेवर इसमें कितना भी दे दिया हो, लेकिन आगे जाके इसने बहुत अच्छी तरीके से हमारे देश में एडमिनिस्ट्रेशन करा था इसी कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक से। आगे बातें करते हैं अब हम। कुछ लोगों ने बोला कि अनगांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन है, मतलब जो गांधी जी थे, जो बापू थे, महात्मा गांधी थे, जो उनके विचारधारा थी, इस संविधान ने उनकी विचारधारा को नहीं फॉलो किया। जैसे कि वो चाहते थे कि ये पंचायत वगैरह जो हैं ये हमारे देश में आए, वो विलेज जो रूल होता है, जो लोकल गवर्नमेंट होती है, उसके कॉन्सेप्ट को वो चाहते थे। तो लोग कहते थे कि गांधी जी के किसी भी चीज़ों को इस संविधान के अंदर ऐड नहीं किया गया, हालांकि ऐसे गलत था। जो DPSPs हैं उसको हम जब बांटते हैं तो उसमें एक गांधीयन टाइप, जो DPSPs को हम बांटते हैं तो उसमें गांधीयन टाइप DPSPs होते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़, उसमें गांधी जी के सारे विचार ऐड कर रखे हैं। तो ये बात बिल्कुल गलत थी। कुछ लोग कहते हैं डेट इज़ द काइंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन महात्मा गांधी डिड नॉट वांट एंड डिड नॉट एनविसेज। मतलब महात्मा गांधी ऐसे संविधान को कभी भी नहीं बनाना चाहते और ऐसे संविधान को कभी सपोर्ट नहीं करेंगे, इस तरीके की बातें बोलते हैं। कोई कहता है कि जो बी आर अम्बेडकर थे उनकी गांधी जी से बनती नहीं थी, गांधी जी के उन्होंने किसी मूवमेंट में इतने ज़्यादा बढ़ चढ़ के साथ नहीं दिया था और उनकी गांधी जी से अनबन रहती थी, उनके विचार गांधी जी के विचार से मिलते नहीं थे, इस वजह से उन्होंने गांधी जी की जो विचारधारा थी वो हमारे संविधान में ऐड नहीं करी है। जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि गांधी जी के आइडियाज़ काफ़ी सारे हमारे देश के संविधान में हैं। और उसके बाद 73rd अमेंडमेंट 1992 में विलेज पंचायत का कॉन्सेप्ट भी लेकर आ गए थे, जो बिल्कुल गांधी जी जिसको चाहते थे, तो वो भी बाद में आ गया था। कुछ लोग बोलते हैं कि एलिफेंटाइन साइज़, मतलब जो संविधान है वो बहुत ही बड़ा है, कॉम्प्लिकेटेड है और उसकी लैंग्वेज बहुत हार्ड है। ये बोलते हैं आइवर जैनिंग, जो कि एक ब्रिटिश के बहुत बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट थे। उसके बाद कोई बोलते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, जो हमने उसका सिंबल सेलेक्ट करा था वो एक एलिफेंट था।
कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो सिंबल एलिफेंट था वो ये दर्शाता है कि हमारा जो संविधान है वो एलिफेंट की तरह ही होने वाला है। एच.वी. कामनाथ हैं, वो इतनी बड़ी बात बोलते हैं कि हमारे देश का संविधान जो है वो एलिफेंट की तरह होने वाला है। इसी वजह से हमारे देश की कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली का सिंबल हमने एलिफेंट ही रखा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत ज़्यादा बल्कियस्ट है, बहुत ज़्यादा टफ लैंग्वेज में लिखा हुआ है, इस तरह की बातें करते हैं। दैन उसके बाद पैराडाइज ऑफ द लॉयर बोला था, मतलब पैराडाइज लॉयर का। सर आइवर जेनिंग जो हर बार में पता नहीं क्यों घुस रहे हैं हमारे देश के संविधान के अंदर, पता नहीं इनको क्या है दिक्कत, लेकिन हर चीज़ में कोई ना कोई बातें बोल रहे हैं। कह रहे हैं लॉयर्स का पैराडाइज है, मतलब लॉयर्स जो होते हैं उनके लिए एकदम पैराडाइज है। वो बढ़ चढ़ के इसमें उन्होंने हिस्सा लिया है और अपनी जो टफ लैंग्वेज होती है वो इसमें ऐड करी है, जिससे हमारा देश का संविधान काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। टू लीगलिस्टिक, टू पोंड्यूरस है, टू वर्बिएज है। पोंड्यूरस मतलब होता है बोर, काफ़ी ज़्यादा बोरिंग है। पोंड्यूरस है, ये बोलते हैं PR देशमुख। इस तरीके की बातें कर रहे हैं हम ये संविधान के बारे में कि ये काफ़ी ज़्यादा बोरिंग है और अच्छा नहीं है, इनकी लैंग्वेज बहुत टफ है, हर कोई इसकी लैंग्वेज नहीं समझ सकता है, कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज है, इसको पढ़ने में हालत ख़राब हो जाएगी। लॉयर्स ने इतना बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है कि बिल्कुल एकदम लीगल लैंग्वेज लिख दी है। हालांकि ये सब बातें कहीं ठीक भी थी, कहीं गलत भी थी। खैर, ये चैप्टर यहीं कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले चैप्टर में। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ताकि आप एक भी वीडियो मिस नहीं कर पाए। थैंक यू सो मच गाइस।